हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज की क्लास में आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि क्लास में अंत तक बने रहना है, लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। और एक एक क्वेश्चन आज आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाला है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखिए, डेली 25 क्वेश्चन हम कवर करते हैं और आज भी हम 25 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। आज आपको स्कोर बताना है आउट ऑफ 25 आपके कितने सही हुए। और आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैं आपको अदर यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो इसलिए आज के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, मैं अब के आगे की तैयारी के लिए भी बता दूँ। अभी हमने सीआरपीएफ को टारगेट करते हुए यहाँ पर अपने प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं, लेकिन ये वीडियो लेवल तक के आपके हिंदी है। अगर आप वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो के लिए भी ये बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर साबित होने वाले हैं। मैंने यहाँ पर पत्र लेखन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रखे हैं और टारगेट आपको पता है, हमने 2100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट यहाँ पर हिंदी में किया हुआ है। डेली हम 25 क्वेश्चन करते हैं और 550 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ थोड़ी सी क्लासेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जिससे आपको हेल्प मिल सके, या जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जिनको नहीं पता है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी हो जाएगी। क्लास का टाइम आपको नीचे दिख ही गया होगा, 7 PM। हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे होती है, रीजनिंग की क्लास सुबह 7 बजे, जो कि अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दी गई है। किस वजह से? टाइम की वजह से। और आपके दोपहर 12 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, तो थोड़े से टाइम के लिए 2-4 दिन आपके मैथ और रीजनिंग की क्लास नहीं होगी, लेकिन आपकी हिंदी प्रॉपर तरीके से आती रहेगी, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो फिलहाल मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, तो इस चक्कर में। और देखिए, आपकी तैयारी ब्रेक ना हो इसलिए आप लोग बोलते हो कि सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं हिंदी के लिए, हिंदी की क्लास ज़्यादा कराइए, एक की जगह 2 प्रैक्टिस सेट। तो इसलिए मैंने हिंदी की क्लास को ना रोक करके रीजनिंग और मैथ, ये 2 क्लास अभी फ़िलहाल 2-4 दिन के लिए रोक दी गई हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस करा चुका हूं मैं पहले आपको क्लासेस, उनको आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए साबित होंगी, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि जिस स्त्री का पति बाहर हो। तो एक क्वेश्चन आता है कि जिस स्त्री का पति मर गया हो, एक क्वेश्चन आता है जिस स्त्री का पति बाहर हो, और एक क्वेश्चन आता है जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, ठीक है। तो सबका अलग अलग उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोसित पति का। तो ऑप्शन नंबर बी, और जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, तो वो भी यही आंसर होगा, प्रोसित पति का। जिस स्त्री का पति मर गया हो तो उसको विधवा बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जैसे भी क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में भी आता है, हम देखिए आराम से उसका आंसर देंगे। आश्वस्त क्या होता है कि जिसको विश्वास दिला दिया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा, आश्वस्त हो जाएगा। अप्रत्याशित, तो जिसकी पहले हमने आशा न की हो, यानी कि जिसकी हमने पहले से जो चीज़ हमने सोच करके ना रखी हो, तो वो क्या होता है हमारा, अप्रत्याशित। अप्राकृत क्या होता है, तो ये प्राकृत और अप्राकृत चीज़ें आप जानते ही होंगे, यानी अननेचुरल, ठीक है। पीडीएफ की अगर मैं बता दूं आपको, पीडीएफ रह गई थी बताने से, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप लोग बोलते हो टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करें, तो टेलीग्राम का नाम भी आप सर्च कर सकते हो, टारगेट विद भानु, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है। और आप देखिए डिस्क्रिप्शन से लिंक से जा कर के डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, और बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे आज के। सकर्मक में उपसर्ग है, तो सकर्मक में देखिए सत उपसर्ग होगा, तो आप बोलोगे सत तो होएगा ही नहीं। ऑप्शन बी स हो जाएगा, स प्लस के कर्मक, ना ही सक होगा ना ही सद होगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। आगे दिया है साहस में समास। तो देखिए, साहस नहीं होगा, ये होगा आपका सहसा। तो मैं ठीक कर देता हूँ, तो साहस ना होकर के ये वर्ड होगा आपका सहसा। में आपको बताना है सहसा में कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय या देगु समास। तो देखिए, सहसा क्या होता है, सहसा होता है
एकदम से, एकदम से। अब यहाँ पर यानी कि तुरंत यानी सहसा अचानक से हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि सहसा या अचानक एकदम से कोई चीज़ हो जाना तो वो सहसा होती है, अचानक घटना। इसमें सहसा में अव्ययी भाव लगाओगे, बहुब्री, द्विगु या कर्मधारय। तो यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा कि सहसा में हम क्या लगा सकते हैं। सहसा का अर्थ आपको मैंने बता दिया। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जहाँ पर भी आपको उपसर्ग टाइप दिखता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। अगर हमें को आंसर ना मिले तो हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। द्विगु समास जहाँ कोई संख्या की दी गई हो तो नहीं होगा। कर्मधारय जहाँ पर विशेषण विशेष्य वाली बात हो तो यहाँ पर कोई विशेषण विशेष्य नहीं है। या है जो या के समान उस तरह का सेंस भी नहीं है, बहुब्री भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन हमारा बचता है अव्ययी भाव। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो कि हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, चतुराई में प्रत्यय कौन सा होगा। प्रत्यय के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दोनों प्रकार आपको बताया है। कृदंत होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। डेली आपके प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं प्रत्यय उपसर्ग, डेली ही आपको बताता हूँ, क्योंकि प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया स्टूडेंट आता है तो हो सकता है उसने पिछली क्लास ना देखी हो। तो जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए पिछली क्लासेज जो हैं वो सारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये मत सोचना कि जो क्लासेज हमसे छूट गई उनको नहीं पढ़ते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमने 2100 का टारगेट बनाया है, 2100 प्लस क्वेश्चन का, उन 2100 क्वेश्चन में से आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें और इस सीरीज़ को प्लीज़ यार एक बार कंप्लीट कर लो। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इससे आपकी हिंदी का लेवल बिल्कुल अलग हो जाएगा। और जितनी चीज़ें मैं आपको बता करके चलता हूँ शायद ही कोई बताएगा। अभी अभी मैंने एक PDF देखी थी, तो वहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज बिक रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी देखें कि टेस्ट सीरीज में आखिर है क्या। तो मैंने जब वो PDF देखी और वो टेस्ट सीरीज पढ़ी तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत और उनके आंसर भी वहाँ पर गलत थे। तो देखिए आप जो भी परचेज़ करते हो सोच समझ के, मैं प्रॉपर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ आप जो स्टूडेंट है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आपको सही वे में ले जाऊँ। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना ही मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कुछ परचेज करते हो तो देखिए सोच समझ के और देख कर, ठीक है। तो मैं आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर ही बता देता हूँ, कुछ परचेज करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। और कम समय में 25 क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी को आप देखते होंगे। कम से कम 50 से 55 मिनट की वीडियो में 25 क्वेश्चन कराते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए कोई क्लास हमारी 18 मिनट की ही हो जाती है, वरना मैक्सिमम 30 मिनट की। 30 यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन हमारा हो ही जाता है, वरना 30 मिनट की भी कोई क्वेश्चन हमारी क्लास नहीं होती है हिंदी की, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ें सारे ऑप्शन डिफाइन करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। थोड़ा सा क्लासेस के बारे में बताना भी जरूरी है। चतुराई में प्रत्यय, तो ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, चतुर प्लस के आई हो जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, आई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, निम्न में से आत्मविश्वास का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन पर ना जा करके आप ये देखिए कि आत्मविश्वास होता क्या है। तो आप बोलोगे आत्मविश्वास होता है कि खुद पर हमको कितना विश्वास है, स्वयं पर कितना विश्वास है। अब ऑप्शन देखिए कि अपने में विश्वास होगा, अपने ऊपर विश्वास होगा या अपने पर विश्वास होगा। तो बहुत सारों को लगेगा कि ऑप्शन बी सही है, अपने ऊपर विश्वास। तो देखिए अपने ऊपर यानी कि अपने सर पर विश्वास नहीं होता है, ऊपर होता है किसी चीज़ के ऊपर कोई वस्तु, तो वो होता है ऊपर का सेंस। में होता है कि अंदर, और ये होता है अपने पर, स्वयं पर। आत्मविश्वास का बिल्कुल सही अर्थ क्या हो जाएगा, सामासिक विग्रह अपने पर विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर है। तो कल आपके लिए एक क्वेश्चन आया था, उसमें पहचानना था कि अनुस्वार कौन सा है। शायद अनुस्वार से ही क्वेश्चन आया था। उसमें ऑप्शन दिए थे, शायद एक मुंह था और एक था आँख। तो आपको इनमें से पहचानना था, और मैंने वहीं पर आपको बताया था कि एक चीज़ होती है हमारी अनुस्वार और एक होती है अनुनासिक। थोड़ी सी उसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी।
और देखिए अगला ही क्वेश्चन यानी आज आपको मिल गया उसी में से क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। जितनी चीज़ यहाँ पर मुंह से बोल करके बताई जाती है मैं और लिख करके बताता हूँ, तो वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको नोट भी कर लेनी है। एक भी चीज़ बेकार नहीं जाएगी, सारी की चीज़ें सारी आपके काम में आएंगी। तो सबसे पहले आपको बतानी होगी अनुस्वार की डेफिनेशन जो हमको दी है, उसके बाद अनुनासिक की। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिसको पहले बोला गया है वो पहले। तो अनुस्वार में हवा मुंह से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक से निकलती है। तो देखिए सिर्फ मुंह से तो हवा नहीं निकलती, दोनों में, क्योंकि एक होता है अंकी बिंदी और एक होता है चंद्र बिंदु। दोनों नासिकिया वाला सीन बनेगा, यानी नाक से निकलेगी हवा। अब देखिए अंतर क्या रहेगा फिर, तो अंतर आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुस्वार यानी कि अनुस्वार क्या है, सिर्फ अनुस्वार स्वार दिया है आपको, यानी कि एक चीज़, यानी छोटा लग रहा है आपको। डिफरेंस बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे पहचानोगे, कैसे याद रख सकते हो। तो अनुस्वार तो सीधा सा बोल गया, लेकिन यहाँ पर अनुनासिक तो आप ब्रेक ले लेकर के बोल रहे हैं अनुनासिक, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर डबल चीज़ें हैं, तो डबल यानी नाक और मुंह दोनों अनुनासिक, अनुस्वार ओनली नाक। आगे हमको क्या दिया है कि अनुस्वार में हवा मुंह से निकलती है, तो फिर से सिर्फ मुंह बोल दिया। तो मुंह वाली सिर्फ और सिर्फ मुंह वाली बात नहीं होगी, कंबाइंड तो हो सकता है मुंह और नाक। हमको आगे दिया है ऑप्शन डी कि अनुस्वार में हवा नाक से, जबकि अनुनासिक में हवा मुंह से, तो मुंह और नाक दोनों से। तो डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, जैसे मैंने आपको कर्मधारय की डेफिनेशन बताई थी। और क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से ही आया था CISF के प्रीवियस ईयर में, जो कि मैं आपको करा भी चुका हूँ। CRPF के सारे प्रीवियस ईयर करा चुका हूँ आपको, और CISF की हिंदी करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर वाली, बाकी भी आपको सोल्व करवा दूंगा। आगे हमको क्वेश्चन दिया है कि अकाल पीड़ित में समास विग्रह चुनिए। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर से आपको समास विग्रह निकालना है कि अकाल पीड़ित के अंत में कौन सा समास विग्रह होगा। अकाल द्वारा पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल में पीड़ित, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अकाल से पीड़ित। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किंकर, तड़ाग तथा सर का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। तो सरोज के पर्यायवाची हैं मेघवाहन के, सरोवर के, या पंकज के। तो देखिए सरोज और पंकज ये दोनों किसके हो जाएंगे, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और मैंने आपको बोला था कमल बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके सारे के सारे पर्यायवाची आपको याद करने हैं। जैसे ही आपने तड़ाग देखा होगा, लगा दिया होगा कि तड़ाग सरोवर का पर्यायवाची है, और दो आपको पर्यायवाची मिल जाते हैं एडवांस में। एक सर बहुत ही अच्छा पर्यायवाची शब्द है, और एक किंकर। किंकर आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, तो जो आपको बुक्स में नहीं मिलता है वो मिलता है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, रेखांकित शब्द में कारक। तो देखिए से में हमको कारक बताना है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कौन सा कारक होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे बोले अलगाव का सेंस, अलगाव क्या होता है, अलग होने का सेंस, किसी से कोई चीज़ हमेशा के लिए अलग हो जाती है, तो अपादान कारक होता है। ये आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब कोई वस्तु किसी से हमेशा के लिए अलग हो जाए, क्या हो जाए, हमेशा के लिए अलग हो जाए, तो उसको में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक, ठीक है। और यहाँ पर समास भी पूछता है, तो समास जो तत्पुरुष होता है तो उसमें भी कारक विभक्ति के चिन्ह द्वारा पहचानते हैं, जैसे अपादान तत्पुरुष समास। तो समास कौन सा हो जाएगा इसमें, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। करण कारक क्या होता है, तो करण कारक होता है से। करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से होती है। संप्रदान होता है के लिए होता है संप्रदान की विभक्ति। संबंध क्या होता है, संबंध किसी का केस रिलेशन, का, की, के, रारी, रे, तो ये किस में आते हैं, संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, तो अगला क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। देखिए उच्चारण के आधार पर बताने हैं व्यंजन के भेद, तो कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर हो जाएंगे 3, 2 पे टिक लग गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 3। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। अगर बात करें हम कौन कौन से होते हैं,
देखिए ये तो पता चल गया 3 होते हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि होते कौन से हैं। तो देखिए नंबर 1 आ जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन, ठीक है, पहला आ जाता है स्पर्श व्यंजन। दूसरे की अगर हम बात करें तो आ जाएंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन। तीसरे की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। स्वर भी आपसे पूछ सकता है, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर भी आप बता सकते हो मात्रा के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, वो भी आप बता सकते हो बोलने के या मात्रा के आधार पर उच्चारण होता है बोलना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो देखिए ये जो हमारे वर्ग होते हैं क च ट त प, यानी कि कैसे लेकर के प वर्ग तक, तो कितने आ जाते हैं, ये सारे स्पर्श होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, या आपसे पूछ लेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बता दी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है और स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक सारे के सारे स्पर्श व्यंजन, और एक वर्ग में 5 होते हैं और टोटल वर्ग होते हैं 5, तो कुल मिलाकर के संख्या हो जाती है इनकी 25। अंतस्थ की बात अगर हम करें तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन होते जाते हैं हमारे 4। और अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं य, रे, ले और वे, बिना पेट चीरा वे, तो यानी इसको बोलते हैं वे, य, रे, ले और वे, ये 4 हो जाते हैं हमारे अंतस्थ। ऊष्म की अगर हम बात करें तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से, तीनों प्रकार के स हो जाएंगे और एक हो जाएगा है। तीनों टाइप के स, बड़ा स, छोटा स और षटकोण वाला स, जिसको आप पेट चीरा स भी बोलते हैं हम, तो तीनों स हो जाएंगे और एक हो जाएगा है। और कुल मिलाकर के ऊष्म व्यंजनों की संख्या हो जाती है 4। तो सारी चीज़ें नोट कर लेना, एक क्वेश्चन से मैंने आपको कम से कम 10 एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं। और इसीलिए देखिए हमारी क्लासेज जो होती हैं वो औरों से अलग होती हैं, क्योंकि मैं आपको देखिए प्रैक्टिस सेट में सिर्फ इतना नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर टिक करा दे और आगे चले गए। तो ऐसे तो मैं आपको 100 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, लेकिन जब तक किसी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम ना हो जाए, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों का पता ना चले, तब तक क्वेश्चन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, और ना ही पढ़ने में आता है ना पढ़ाने में। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसके ऑप्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो सब कुछ आपको यहाँ पता चल गया, जितनी भी इससे रिलेटेड बातें हो सकती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको दिया है बेसुध का पर्यायवाची शब्द है। बेसुध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जरा, कत्तरी, संज्ञाहीन या बियाद। तो इसमें कोई ऐसी बताने वाली बात है नहीं, आप खुद समझ गए होंगे। संज्ञाहीन यानी कि एक होती है, देखिए शुद्ध क्या होती है, शुद्ध होती है चेतना। चेतना क्या होती है, चेतना होता है होश, यानी कि आप अपने पूरे होश में, पूरे होशाहवास में हो या नहीं, तो शुद्ध हो जाएगी चेतना। और बेसुध हो गया, शुद्ध का विपरीत हो गया विलोम शब्द, और चेतना का विलोम हो जाएगा अचेतना हो जाएगा। होश का विलोम शब्द हो जाएगा बेहोश हो जाएगा। तो विलोम शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं, और आप अब अच्छे से समझ गए होंगे बेसुध, संज्ञाहीन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। तद्भव की बात करें तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है, यानी कि संस्कृत भाषा से निकले हुए और संस्कृत भाषा से निकलने के बाद परिवर्तित शब्द, जिनमें परिवर्तन हो गया, वे तद्भव कहलाएंगे। देशज शब्द और विदेशज शब्द बचते हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं, जैसे कि लोटा हो गया, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, और जैसे गांव और आम बोलचाल की भाषा में वर्ड बन जाते हैं, उनको बोलते हैं देशज शब्द। विदेशज शब्द जितने भी अलग भाषा के शब्द हैं, जैसे अरबी के शब्द हो गए, फारसी के शब्द हो गए, पुर्तगाली के शब्द हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, इंग्लिश, डच, ये सारे जो भी अदर कंट्रीज वाले वर्ड होते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे विदेशज शब्द। एक आ जाता है आपका संकर शब्द। तो अब संकर शब्द यहाँ पर रह गया था, तो चलिए छोड़ना क्यों है, उसको भी समझ लेते हैं। संकर शब्द होते हैं कि दो भाषा या दो से अधिक भाषा से मिलकर बना हुआ शब्द,
जैसे कि आपसे कल ही पूछा गया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा संकर शब्द है, और वहाँ पर ऑप्शन था आपका रेलगाड़ी। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि रेलगाड़ी 2 भाषाओं से मिलकर बना है, इंग्लिश और हिंदी। यानी गाड़ी हो गया देशज शब्द और रेल हो गया हमारा इंग्लिश का शब्द। तो 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द संकर शब्द। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। यह वही लड़का है इसको पुलिस ने पकड़ा था। तो ये बात तो गलत हो गया, पहला सही हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद अपने उत्तर पर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमको दिया है जिसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है, इसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है। तो देखिए ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। तो ए ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सबसे सही लग रहा है, क्रम वाइज भी और हर तरह से। यहाँ पर कोई वर्ड में भी एरर करके नहीं दी है कि यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अतीत था, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। गौरव शब्द का सही रूप हमको बताना है। तो देखिए गौरव से रिलेटेड ही आएगा, तो चारों ऑप्शन हमको गौरव से रिलेटेड ही दिए हैं। तो गौरव का कौन सा रूप यहाँ पर रखे खाली स्थान पर, कि भारत का अतीत गौरवान्वित था, गौरवपूर्ण था, गरिमापूर्ण था या गरिमामयी था। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत का अतीत गौरवपूर्ण था। ठीक। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है। तो एकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ये तो हमारी होंगी नहीं। एकर्मक और सकर्मक की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको देखिए क्वेश्चन में क्रिया पर क्या लगाना है, क्या अथवा किसको का प्रश्न लगाइए, और ये आप आसानी से समझ जाओगे। जिसमें क्या अथवा किसको का प्रश्न लगा के कोई उत्तर निकल आए तो वो क्या हो जाता है हमारा सकर्मक, और जिसमें उत्तर ना हो वो क्या हो जाएगा एकर्मक हो जाएगा। दूसरी पहचान क्या है, तो एकर्मक क्रिया हमेशा ऑब्जेक्ट की मांग करती है और सकर्मक क्रिया ऑब्जेक्ट की मांग नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारी पहचान हो जाती है। आप अच्छे से पहचान सकते हो, वरना देखिए हिंट आपके लिए ये है, ये ट्रिक भी मान सकते हो आप। एकर्मक क्रिया होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और सकर्मक होती है ट्रांजिटिव वर्ब। संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया 2 बचते हैं, और हमको बताना है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है। तो आपकी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यौगिक क्रिया। तो कन्फ्यूजन आपको संयुक्त में होगा, तो संयुक्त और यौगिक में से हम सिलेक्ट करेंगे यौगिक को, ना कि संयुक्त क्रिया को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया है अकाल में कौन सी संज्ञा होगी। तो कौन सी संज्ञा होगी अकाल में, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। देखिए किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम क्या होता है, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी पूरे ग्रुप की बात की जाए, जाति की बात की जाए, तो वो जातिवाचक होती है। जैसे गाय बोल दिया तो गाय क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी, गाय की एक प्रजाति। कोई भी किसी प्रकार की गाय हो सकती है। अगर हमने बोल दिया आम, तो आम भी किसी भी टाइप का हो सकता है जातिवाचक संज्ञा में, यानी कि दशहरी का आम है या कचरा आम है, लंगड़ा आम है, कोई सा भी। तो अगर हम बोलते हैं दशहरी आम, तो ये हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर नाम से हम उसको बोल रहे हैं, तो हमारे करेक्ट हो जाएगा। जैसे व्यक्तिवाचक में अगर हम गंगा बोले तो आपको सीधे गंगा नदी पर पहुंच जाओगे, गंगा। यमुना बोले तो यमुना नदी, तो आपके दिमाग में खुद से आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम बोले नदी, तो नदी यानी कौन सी नदी, तो ये नदी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। भाववाचक और समूहवाचक बनते हैं। तो समूहवाचक क्या होते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। जहाँ भी आपको ग्रुप में बात की जाए तो वहाँ पर समूहवाचक, तो ये बन जाएगा अकाल भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर भाव की बात की जाए। अगला क्वेश्चन है 5 सही 1/2, यानी 5.5 दर्जन केले में कौन सा सर्वनाम होगा। परिमाणवाचक होगा, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हमको एक प्रॉपर क्वांटिटी दी है 5 सही 1/2, यानी 5.5 दर्जन केले। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संख्यावाचक।
अगर हमसे बोलता कि देखिए अगर दर्जन के लिए बोलता तो परिमाण हो जाता, दर्जन नाप तोल वाली चीज़ों में परिमाण होता है, लेकिन यहाँ पर एक हमको संख्या दी गई है निश्चित संख्या, तो यहाँ पर 5.5 तो 5.5 ही तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको दिया है अजन्म में कौन सा समास होगा। तो अजन्म, तो जन्म में हमने क्या लगा दिया है अजन्म, यानी कि अ उपसर्ग लगा दिया है। तो जहाँ भी मैंने आपसे बोला था आ, अनु, यथा, हर, भर, इस तरह से उपसर्ग आए और इनसे जो भी हमारा प्रति भी हो जाएगा तो अब भी भाव लगा दो देखते ही। द्विगु समास की डेफिनेशन बता चुका हूँ, इंद कुछ होता नहीं है, ये द्वंद्व होगा, टाइपिंग मिस्टेक। तत्पुरुष, तो तत्पुरुष भी यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन है हमारा सतसई में कौन सा समास है। तो सत यानी कि 7, देखते ही आप समझ गए द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई बताने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, विद्या प्रवीण में कौन सा समास होगा। तो विद्या क्या हो जाएगी, विद्या हो जाएगी हमारी नॉलेज, तो विद्या ऐसे लिखा जाएगा विद्या प्रवीण, तो यानी कि विद्या में प्रवीण। और देखिए में, जब जैसे ही आपने में विभक्ति देखी तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो में किस में आता है, तो अधिकरण में पर होता है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अपादान की विभक्ति चिन्ह से होता है, संबंध का की के और संप्रदान के लिए। तो विद्या के लिए प्रवीण होगा या विद्या में प्रवीण होगा, प्रवीण होता है देखिए होशियार होना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हर तरह से, जैसे सर्वनाम कितने होते हैं, वाक्य कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, किसी भी तरह से अगर हमसे पूछ ले कि कितने होते हैं या अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको उंगली पर याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने प्रकार की होती है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और मैंने इसीलिए बोला था आज इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए, और आज के क्वेश्चन हर दिन से बेस्ट थे। आज की क्लास हर दिन के क्लास से ज़बरदस्त क्लास थी, और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो देखिए आपको बहुत ही ध्यान से सारे क्लास को, सारे जो प्रैक्टिस सेट अभी तक के हुए हैं उनको भी पढ़ना है, और आज के जो प्रैक्टिस सेट है उसको पीडीएफ से भी आप रिवाइज कर सकते हो, और पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हो जाती है हमारी पहली बात। तो देखिए कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य कितने हो गए, रचना के आधार पर वाक्य हो गए हमारे 3 प्रकार के। अब देखिए आगे क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए किसी भी तरह से पूछ सकता है, मैंने आपसे बोला था। तो अगर अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर हो जाते हैं हमारे 8 प्रकार के। अब 8 प्रकार के कौन कौन से होंगे ये भी हमको देखना होगा। तो जब आपसे बोलता है कि विधानवाचक वाक्य, पहला हो जाता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक। अब आपको याद भी आ गया होगा कि किस तरह से हमारे होते हैं, वैसे आपको ध्यान नहीं आता है कि कितने होते हैं, आप गलती कर देते हो। तो अर्थ के आधार पर देखिए 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, तीसरा आ जाता है हमारा प्रश्नवाचक, नंबर 4 आ जाता है हमारा संदेहवाचक, नंबर 5 की अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है आज्ञावाचक, और आपको भी सारे नोट कर लेने हैं। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 आ जाता है संकेतवाचक वाक्य, और लास्ट बचता है हमारा नंबर 8 विस्मयादि बोधक वाक्य। तो कितने हो गए, विस्मय। तो 8 प्रकार के हो गए। हमने ये भी जाना कि हमारे रचना के आधार पर वाक्य, और हमने ये भी जाना हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर 8, रचना के आधार पर 3, और रचना के आधार पर कौन से होते हैं अगर इसकी बात करें तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सरल, संयुक्त, मिश्र। ये वाले वाक्य मैं आपको डेली इनकी पहचान भी बताता हूँ और आपसे पूछे ही जाते हैं। और देखिए सरल वाक्य की पहचान मैंने आपको बताई थी, डेफिनेशन भी आपको बताई थी, संयुक्त की भी मैंने आपको बताया है, और मिश्र भी आपको बताया है। मिश्र में बस इतने वर्ड याद कर लीजिए, जो, कि, क्योंकि, 3 हो गए, यद्यपि, तो, तथापि 6 हो गए। कुल मिलाकर के 6 वर्ड याद रखिए, और जब आप 1-2 बार बोलोगे जो, कि, क्योंकि, यद्यपि, तो, तथापि, यानी जो, कि, क्योंकि, यद्यपि, तो, तथापि, आपको याद भी हो गया होगा।
सरल वाक्य एकदम साधारण होता है, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में आपसे हमेशा और यानी कि अधिकतम और से ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। तो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। रचना के आधार पर कितने और कौन कौन से, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने और कौन कौन से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी में कौन सी संज्ञा होगी। तो पानी में आप सीधे लगा दोगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, और एक बात और बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको इतनी मेहनत और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ यार क्लास को लाइक करके और शेयर कर दिया करो, जिससे कि ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। और कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो दूसरों का भला करोगे आपका ऑटोमेटिकली होगा। तो ये मत सोचना कि कंपटीशन बढ़ेगा। तो देखिए, कंपटीशन वैसे भी जितना है उतना ही सही है। तो दूसरों की टांग ना खींच करके खुद आगे बढ़ना, उसमें एक अलग ही मज़ा है। तो क्लास को शेयर भी कर दिया करो। आपका इतना बेनिफिट हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके साथ, तो थोड़ा सा मेरा भी हो जाएगा। पानी में कुछ बताने वाली बात नहीं है। भाव तो जितने भी आपकी मनोवृत्ति होती हैं, जो भी फीलिंग्स होती हैं, वो सारे भाव होते हैं। समूह और जाति को भी इतने अच्छे से डिफाइन किया है। पानी यानी कि जितने भी द्रव होते हैं वो द्रववाचक हो जाएंगे, या कोई पदार्थ होता है तो वो पदार्थ हो जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगत स्वर कितने हैं। तो हमको बताना है कि हिंदी में आगत स्वर कितने होते हैं। तो फटाफट से बता दीजिए कि आगत स्वर कितने होते हैं। तो देखिए, कहीं कहीं आपको मिलेंगे। देखिए, कुछ तो बोलते हैं कि 2 ही होते हैं, ओ वाले, ये वाले, जिनको ये बोलते हैं ये वाले आगत स्वर। लेकिन अगर हम ठीक से बात करें, अगर हम टोटल बात करें जिस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आगत स्वर होते हैं हमारे 11। ठीक है, तो 11 हो जाएंगे हमारे आगत स्वर। अगला क्वेश्चन, शब्द युग्म के प्रकार बताइए। तो शब्द युग्म के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा शब्द युग्म के 6 भेद, और उसमें भेद भी दिए गए हैं कौन कौन से होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो शब्द युग्म के प्रकार, तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। तो नंबर 1 आ जाएगा आपका समानार्थी, नंबर 2 आ जाएगा आपका विपरीतार्थी शब्द यानी कि विलोम विपरीतार्थी शब्द, और नंबर 3 की बात करें तो ये आ जाता है हमारा निरर्थक। कितने हो गए आपके 3 प्रकार के। तो ये आज हमारे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन थे। आज आपको ज़रूर बताना पड़ेगा कि आपने आउट ऑफ 25 अपना स्कोर कितना किया, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं, और आप लोग स्कोर नहीं बताओगे तो फिर कैसे बात बनेगी कि कितना आपका स्कोर चल रहा है। तो लाइक करके क्लास को और सभी ग्रुप्स में अपने शेयर कर देना। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद इतने कम व्यूज़ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बाकी लोग जो आपको गलत पढ़ा रहे हैं उनकी आप टेस्ट सीरीज तक परचेज कर लेते हो, तो फिर दिक्कत क्या है। तो देखिए, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से शेयर करेंगे और सभी लोग लाइक करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास का टाइम टेबल आपको पता ही है। डेली सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास थी, मैथ की दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे हिंदी की। करना क्या है, लाइक करके शेयर कर दो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और आप कोई भी क्लास या कोई भी प्रैक्टिस सेशन मिस ना कर पाओ। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।